कहते ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और उसके बाद तय करें कि सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, और बन रही है अगर तो नेता कौन होगा। ये है मैं पिछले 6-8 हफ्ते से अब कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी 272 पार नहीं करने वाली। अब बहस 300 पार पे नहीं, 400 पार तो खैर शगुफा, एक संभावना हो सकती है। तो पिछली बार भी मुझे लग रहा है कि कहीं रिकॉर्ड अटक गया है। मैं 5 साल पहले का इनका वैसे ही भविष्यवाणी सुन रही हूँ, क्योंकि 5 साल पहले ठीक उन्होंने ऐसा ही भविष्यवाणी की थी, यानी कि भागने की दी थी, रन रन रन, राहुल विल रन। बात न करे शाजिया इल्मी, इधर उधर की बात मत कीजिए राहुल गांधी के लिए, और थोड़ा सभ्यता के दायरे में रहकर के बात किया कीजिए। चाहिए नरेंद्र मोदी के साथ और चाहिए मनमोहन सिंह के साथ, चाहे बैंकॉक जाना चाहे नहीं जाना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 4 जून को लोकसभा 2024 के नतीजे आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के अपने अपने दावे हैं। जहां एनडीए का दावा है अब की बार 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन का दावा है कि 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। इस बीच इंडिया गठबंधन ने 1 तारीख को 7वें चरण की वोटिंग के बीचों बीच उसी दिन अपनी एक अहम बैठक बुला ली है। यह बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बैठक में शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस दिन बंगाल में चुनाव है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन अभी तक इस बैठक का एजेंडा नहीं मालूम पड़ पाया है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी जी हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 7वें चरण के दिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों को दिल्ली बुला लिया, ऐसा क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई हमारे पास घटक दल हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमने बुला लिया। भाजपा के पास घटक दल वो है ही नहीं कि जो चुनाव जीत रहे हो तो वो नहीं बुलाएंगे। उनका तो काम खत्म हो गया। उन्हें तो आपको मीडिया के मित्रों को दिखाना था कि हमारे पास 37 दल हैं। चुनाव के बाद उनकी उपयोगिता खत्म। हमारे यहां पे उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है, क्योंकि हम बराबर के लोग हैं, लोकतंत्र में हम भरोसा रखते हैं। और हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भाई 1 तारीख को आइए। और जो आपने सवाल पूछा उसका एक छोटा सा जवाब है। कहते ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो सच बात यह है कि जिस दिन चुनाव खत्म हो रहा है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं, तो एनडीए वालों के और बाकायदा बाकी सब लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ के बाहर बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए 4 जून को जब आप आएंगे ना, 4 जून को, तो आप दोनों लिख के लाइएगा सुबह। हो सकता है इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए। तो उन घटक दलों को बुलाया गया है कि वो आए और ग्राउंड रिपोर्ट अपने गठबंधन के इस प्लेटफॉर्म पर रखें कि भाई कितनी जीत रहे हैं, कितनी जीत रहे हैं, हिसाब किताब करें थोड़ा सा। और उसके बाद तय करें कि सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, और बन रही है अगर तो नेता कौन होगा। हाँ, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि न्यूज 24 और मानक गुप्ता पहले ऐसे इंसान है मेरी जिंदगी में जो कम से कम हमारी इस बात पर भरोसा कर रहे हैं और योगेंद्र जी की भी इस बात पर भरोसा कर रहे हैं कि भैया हम 272 के पार जा रहे हैं। ये चुपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे घुमाइए मत, आप सीधे सीधे बताइए, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनेंगे क्या 1 तारीख को? मैं आपसे फिर से कहता हूं कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको कि आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। ये आप कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरे मन से, पूरी कांग्रेस की तरफ से, पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन हमारी रणनीति क्या होगी वो हम टीवी पे नहीं बताएंगे। ओके, अच्छा, इन लोग का तो ये मानना है, इन सबका, योगेंद्र जी, कि 300 के आसपास बीजेपी रहेगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला है। आपकी राय कुछ अलग है? मेरी अपनी राय, जैसा कि आपने कहा, इससे भिन्न है। मेरी राय यह है, मैं पिछले 6-8 हफ्ते से अब कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी 272 पार नहीं करने वाली। उसको कम से कम 50 सीट का नुकसान होने वाला है। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो जारी करके इसको फॉर्मली कहा था 240-260 के बीच में। लेकिन अब जबकि मैं 6वें राउंड के परिणाम के जो रुझान आए,
उनको ध्यान से देखता हूं और 7वें राउंड में जो गुंजाइश दिख रही है उसे देखता हूं। तो अगर आप आज की तारीख में मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि बीजेपी कहीं 230 और 250 के बीच में मुझे दिखाई देती। मगर आपने सही कहा कि जो आप एक्सपर्ट की राय बता रहे हैं कि 300 के करीब रहेगी, हालांकि पिछले 10 दिन में मैं सब एक्सपर्ट्स के तेवर बदले हुए देखा। अब ये तो एक्सपर्ट ही खुद बताएंगे। मैंने हर पोस्टर के, हर राजनीतिक विश्लेषक के तेवर पिछले 10 दिन में बदलते हुए देखे हैं, और बदलते ये देखे हैं कि अब जब हर एक के पास कुछ कुछ डेटा आने लगा है, यहां ग्राउंड रिपोर्ट्स आने लगी, मैं देख रहा हूं कि अब बहस 300 पार पे नहीं, 400 पार तो खैर शगुफा, 300 पार की बहस भी अब लगभग खत्म हो गई है। एक संभावना हो सकती है कि अगर गुजरात से लेके बिहार तक जो अंडर करंट है, जो मैंने बार बार नोटिस किया है, लेकिन उसको मैं अभी कम से कम पे आंक रहा हूं, अगर वो कम से कम नहीं थोड़ा ज्यादा हो तो ये संभावना बनती है कि बीजेपी 210 के करीब आ जाए। 200 से नीचे अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन बीजेपी 210 पे रुक जाए। अगर बीजेपी 210 पे रुकती है तो उसका सीधा परिणाम यह होगा कि इंडिया गठबंधन 272 पे पहुंच जाता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल होने वाला है, मगर आज की तारीख में आप इस संभावना से भी इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब सारी संभावनाएं नीचे की तरफ जा रही। हर हफ्ते जो भी एक हफ्ते पहले का स्कोर था उससे नीचे जा रहा। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथी जो बात करने पे आए, शायद वो 2 संभावनाओं पे विचार करेंगे। एक संभावना ये कि भाई किसी तरह से मान लीजिए एनडीए का आंकड़ा 272 के ऊपर हो जाए, लेकिन एनडीए में तो ऐसे दल हैं जिनका बीजेपी से दरअसल कोई रिश्ता है नहीं। तो मैं समझता हूं पहली संभावना जिस पे 1 तारीख को विचार किया जाएगा वो ये कि बीजेपी तो मेजॉरिटी से 30-40 सीट नीचे रहे, और ऐसी स्थिति में क्या एनडीए रहेगा या कि एनडीए के कई लोग इंडिया के साथ आना चाहें। अब आपने खुद ईमानदारी से यह माना कि मोर लाइकली, ज्यादा संभावना इस बात की है कि 230 से 250 के आसपास बीजेपी आपके हिसाब से आनी चाहिए, लेस लाइकली 210, 200, 220 इसके आसपास। क्या लेस लाइकली का एक और आप एस्पेक्ट बताना चाहेंगे योगेंद्र जी? क्या यह भी संभव है बीजेपी 300 पार चली जाए? उसे मैं कम से कम रूल आउट करता हूं। मैं जो बीजेपी के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हर जगह बीजेपी की जो मैं रेंज देख रहा हूं उसमें से ऊपर की तरफ आ जाए, तब भी मैं बीजेपी 272 के पार नहीं देख पा रहा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। शाजिया योगेंद्र जी के असेसमेंट और भविष्यवाणी पर भी मुस्कुरा रही थी, और सुरेंद्र, हाँ आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगी मुझे पता है। शाजिया बोलिए। मुझे लगता है जो भी इनकी भूल चूक हुई है इन चुनाव में, उससे पहले उस पर आत्ममंथन किया जाएगा और सोचा जाएगा फिर आगे क्या। तो बहुत कुछ तय करने को है, बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ समझने को है, और ये मंथन बहुत ही जरूरी होता है। तो अच्छी बात है उन्होंने 4 तारीख का इंतजार नहीं किया, 1 तारीख को ही कर दिया। अब लगी बात योगेंद्र भाई की, तो पिछली बार भी मुझे लग रहा है कि कहीं रिकॉर्ड अटक गया है, और मैं 5 साल पहले का इनका वैसे ही भविष्यवाणी सुन रही हूँ, क्योंकि 5 साल पहले ठीक उन्होंने ऐसा ही भविष्यवाणी की थी और कहा था कि 272 से काफी कम रहेगी भाजपा, लेकिन हमने देखा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे राग हैं जो लोग अलापते रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं किसी तरह से। उनमें कभी भी ना तो वर्धन होता है या इजाफा होता है सोच में, ना शोध में, ना सोच में, ना विचारों में, और ना उनको व्यक्त करने में कुछ भी बदलता है। कुछ चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं, और मुझे लगता है हमारा चुनाव जो इस बार का होगा वो भी कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले रहा था। यानी कि जो हमारा 303 जो हमारा जो बढ़ा था, मुझे लगता है उससे ज्यादा फिर से बढ़ेगा, और हम आराम से बहुत ही कंफर्टेबली सिर्फ भाजपा के तौर पर बहुत ज्यादा, बहुत बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से बढ़कर हमारी सरकार बनेगी। और आप कह रहे हैं कि इस तरह की आशंका है, तो क्या आप समा बना रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि आशंका है कि मतगणना में गड़बड़ी होगी, तो आपने क्या इस बात को मान लिया है और आप समा बना रहे हैं? जैसे कि ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ा जाता था, तो इस बार आप क्या पूरे प्लान के तहत कुछ एक एंटिसिपेटरी बेल की तरह आप एक मौका या प्रीटेक्स्ट से बहाना दे रहे हैं?
देखिए अमेठी के बाद गए वायनाड, वायनाड के बाद अमेठी नहीं गए, रायबरेली चले गए। तो मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति है रणनीति, यानी कि भागने की नीति। रन रन रन, राहुल विल रन। अब राहुल पहली को कहा रन करने की सोच रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। कैसे इटली के लिए पहली फ्लाइट वो पकड़ेंगे, ये भी आप जानते हैं। तो दर बदर कौन है, नगरी नगरी कौन डोल रहा है, की बात न करे शाजिया इल्मी। अगर इटली जाने की बात है या बैंकॉक जाने की बात है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और आप होकर के आइए। इधर उधर की बात मत कीजिए राहुल गांधी के लिए, और थोड़ा सभ्यता के दायरे में रहकर के बात किया कीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन दुनिया जानती है, जाना है आपको, दुनिया जानती है कि वो जाइए नरेंद्र मोदी के साथ और जाइए राजनाथ सिंह के साथ, चाहे बैंकॉक जाना चाहे जाना, नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इटालियन जो पीएम है ना मेलोनी जी, वहां पे भी बुरी तरह से शिकस्त आप लोग पाकिस्तान में मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शाजिया इल्मी, सुरेंद्र राजपूत और योगेंद्र यादव को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।